Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. हम लोगों ने मार्च मंथ शुरू किया हुआ है। पार्ट 2 हम अभी तक कर चुके हैं, तो हम आज करेंगे शुरू पार्ट 3, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ में रहे थे उनको हम कवर करेंगे थ्रू MCQs। शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट फॉर 2018 टू 2022। बेसिकली क्या आपको हल्का सा आइडिया हो कि जैसे पूरा वर्ल्ड है, इसमें ना बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डिफेंस प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, और कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनको डिफेंस प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं क्योंकि उनके आसपास का जो भी बॉर्डर्स हैं वो ज़्यादा शांत नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसीज होती हैं उन नेशंस में। तो ये सब जो एक रिपोर्ट है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा डिफेंस के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है और कौन सी ऐसी कंट्री है जो उन्हें इंपोर्ट करती है, कहाँ से इंपोर्ट करती है, क्यों इंपोर्ट करती है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को इंपोर्ट किया जा रहा है कि नॉर्मल मिसाइल्स को या किसी भी और चीज़ को, उसके बारे में एक रिपोर्ट है जो हर साल ये बताती है कि पूरा जो पैटर्न है, पूरा जो एक सीक्वेंस है वो कैसा रहा है इन दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। वो रिपोर्ट कौन सी है, आपकी सिप्री रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है इसका, ये कहता है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा नेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा वेपन्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर आप नॉर्मली देखो तो इंडिया ना हमेशा 1 या 2nd या 3rd नंबर पर रहता ही है बिकॉज ऑफ आर बॉर्डर इशूज़ विद पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, प्लस जो हमारा पेनिनसुला वाला एरिया है वहाँ पर चाइना की हेजेमनी को भी काउंटर करने के लिए वी नीड सम सिक्योरिटी प्लस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो इसीलिए इंडिया जो है, येस, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन, रशिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स फॉर इंडिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या है, एक्सपोर्टर बताए गए हैं, या तो वो सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्ट करते हों और या फिर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हो कि इंडिया में 100 वेपन्स आते हैं, उसमें से मैक्सिमम कौन हमें एक्सपोर्ट करता है, या पूरे वर्ल्ड में टोटल 100 जाते हैं हर एक अलग अलग कंट्रीज़ में, उसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो 100 में से 97 कहीं और भेज रही है डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ में। तो अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस वेपन्स के लिए वो है आपका रशिया। रशिया हैज़ बीन अ फ्रेंड सिंस 1947। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं थोड़े से अब आप कह लीजिए कि म्यूचुअल हैं और बहुत ज़्यादा हार्मोनाइज्ड हैं। तो रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है पिछले कुछ सालों में भी और उससे पिछले कुछ सालों में भी। तो रशिया इज़ द आंसर। सेकेंड, यूएसए इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड टू डिफरेंट कंट्रीज़, कि यूएसए इंडिया को तो देखो करता है एक्सपोर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स के वेपन्स, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो यूएसए के केस में ही देखने को मिलेगा।
तो रशिया है इंडिया के लिए सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और यूएसए है पूरे वर्ल्ड के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। और अगर हम पूरे इंपोर्टर्स की बात करें तो उसमें इंडिया नंबर 1 पर है। तो ये तीनों ही जो बातें हैं आपकी सही हैं। पूछा आप लोगों से क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव वुड बी दी आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर अब इसमें जैसे फर्स्ट तो हम लोगों ने पता लगा लिया, अगर आप सेकंड की बात करो तो सेकंड कौन है? जो रशिया है वो सबसे ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स। सेकंड नंबर पर कौन आता है? आता है आपका फ्रांस। फ्रांस तो वैसे ही बहुत अच्छा नेशन है हमारे रिलेशंस वाइज। तो हमने पहले ही बात करी कि 1974 में जब हम लोगों ने पोखरण टेस्ट किया था, तब भी उसके बाद फ्रांस ही एक ऐसा कंट्री था जिसने हमें यूरेनियम को सप्लाई करते रहा था। तो उस टाइम से लेकर अब तक फ्रांस हमेशा न्यूक्लियर डील के केस में इंडिया के साथ खड़ा रहा है। ठीक है, तो एक तो फ्रांस सेकंड नंबर पर है। और अगर आप इंपोर्टर की बात करो, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर। सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पिछले साल में सबसे टॉप पर रही थी, बट अगर हम 4 साल डेटा की बात करें 18 से 22 तक, तो इंडिया फर्स्ट है और सऊदी अरेबिया आपका सेकंड नंबर पर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता हो कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से जो पैटर्न बना है मिलिट्री इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का, कौन सी कंट्री नंबर 1 पर है, कौन सी कंट्री नंबर 2 पर है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। Which of the following airports has been ranked among the cleanest airport in Asia Pacific as a part of Airport Council International Annual Service Quality Award? कि ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसमें बहुत अच्छी एयर क्वालिटी है? आप लोगों को याद होगा हमने पहले भी बात करी थी कि एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें इंडिया ने पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट की लाइट्स हैं वो कहाँ से आ रही है? सोलर पावर से आ रही है। उसमें क्या है, अब कम से कम पोल्यूशन कॉज होगा बिकॉज लेस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू कोल। तो एक तो एयर पोल्यूशन वहाँ से हम लोगों ने कम कर लिया। दूसरा क्या है कि अगर आप इस अवार्ड की बात करोगे तो इसमें क्या है कि आसपास का जो पूरा एयर क्वालिटी है उस एयरपोर्ट की सबसे बढ़िया है, कि कोई एयर पोल्यूशन नहीं है ज़्यादा अमाउंट में। जो वाटर पोल्यूशन अगर जो पूरा एयरपोर्ट चल रहा है वो भी आप सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं, रिवर्स में विदाउट ट्रीटमेंट आप नहीं भेज रहे हैं उस पूरे के पूरे एफ्लुएंट्स को। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो कि सबसे क्लीनेस्ट है, हाइजीन वाइज भी, वेस्ट मैनेजमेंट वाइज भी? तो ऑप्शंस क्या हैं आपके? इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, या फिर नन ऑफ दी अबव। जैसे अगर जो सबसे पहला एयरपोर्ट इंडिया का जिसमें सारी चीज़ें सोलर पावर से हम लोगों ने बनाई हैं, सोलर पावर हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कौन सा था? दैट इज ऑल्सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सबसे क्लीन भी कौन ही मिलेगा? जब सारा सोलर एनर्जी से ही आप चला रहे हैं तो क्लीन भी तो आप ही मिलेंगे सबसे ज़्यादा। तो क्लीन भी कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। और ये सिर्फ एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एशिया पैसिफिक का तो ध्यान से मार्क करना। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, consider the following statements regarding appointment of the chief election commissioner and election commissioners। नॉर्मली क्या होता था कि अभी भी वैसे ही हो रहा है, बट थोड़ा चेंज हो जाएगा आगे आने वाले सालों में। हमारे यहाँ पर हमें पता है कि सेंटर के इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट्स के होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, और तीसरे होते हैं पंचायत के। 3 टीयर सिस्टम है पूरा इंडिया में। सेंटर और स्टेट के जो इलेक्शंस हैं वो करवाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो पंचायत वाले हैं वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो पर्टिकुलर स्टेट का हर का अलग अलग होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो ECI है, इलेक्शन करवाने हैं, इसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना रहे। कोई भी अगर कैंपेनिंग के टाइम पर कोई भी करप्शन अगर हो रहा है या फिर कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर अगर स्पीचेस दिए जा रहे हैं तो रोकने का इसका फर्ज बनता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो पर्सन अपॉइंट आपने किया है विच इज़ हु इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके साथ लगते हुए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ये होने चाहिए बिल्कुल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से दूर। अभी तक क्या होता आया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो CEC और EC है, इनको अपॉइंट किया जाता था बाय दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, और अपॉइंट करता कौन था? प्रेसिडेंट, है ना। तो होगा क्या, अब इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट की मंजूरी से ही ये जो पर्सन है वो CEC या फिर EC लगा है। तो लोगों ने पिटिशंस दायर करी थी, इसमें ही बोला था कि जो ये पर्सन है, जो 3 पर्सन है, दे शुड नॉट बी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट्स एफर्ट्स।
तो इसीलिए एक ऐसी कमेटी बैठे जिसमें गवर्नमेंट का एक पर्सन हो, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन एक पर्सन हो और उसमें जुडिशरी भी इंक्लूडेड हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई रिपोर्ट अगर कोई केस अगर दर्ज करता है किसी के खिलाफ तो अल्टीमेटली वो कोर्ट में ही आता है। तो पहले से ही जो है थोड़ा सा एक चेक सा बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में ये कहा है कि अब से ये प्रेसिडेंट की तरह ही अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमेटी। उस कमेटी में कौन होगा? एक तो होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड थर्ड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर्स की जो कमेटी बोलेगी वही ही पर्सन को आप सीईसी और सिलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। तो ये बात सही है। सेकेंड, द लॉ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 कि इसके रिगार्डिंग लॉ बन चुका है। देखो अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब इसके रिगार्डिंग जो लॉज बनाने हैं दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर लॉ बनाएगी तभी जाकर ये जो पूरी की पूरी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं वो इम्प्लीमेंट भी हम कर पाएंगे। अगर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया तब वो जो एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का दैट विल बी नल एंड वॉइड। ठीक है, तो अभी अगर आप इसमें देखो तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट या फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अभी तक है उसको हम मानेंगे। जो अभी तक उन्होंने बस ये एडवाइस किया है कि ऐसा होना चाहिए, जब तक पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ नहीं बनाएगी तब तक इसके काम हम लोग नहीं कर सकते। तो अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि ये एज इट इज पूरा सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये अभी इसके रिगार्डिंग लॉ ही नहीं बना। अभी तो सिर्फ हवा में बातें चल रही हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पार्लियामेंट ने लॉ अगर नहीं बनाया तो फिर उस बात का कोई आधार नहीं है। और ऐसा कोई लॉ भी नहीं बना है अभी तक कि 1 अप्रैल 2023 को बन गया हो, और ना ही अब तक बना है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो आपके गलत हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तब स्टेटमेंट होती है आपकी पहली सही और सेकंड होती है आपकी गलत। लेकिन उसमें कहीं दर्शाया नहीं गया कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, जो अभी सिचुएशन चल रही है उसी को आपने अब सच मानना है ना। तो दोनों बातें आपकी गलत हैं, बट फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो आपको हल्का सा आइडिया हो कि हाँ ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ चल रहा था न्यूज़ में। पूछा आप लोगों से क्या है करेक्ट, तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो ये 2 मार्च को ये जजमेंट आई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है, इसीलिए अभी हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से याद नहीं कर रहे हैं कि क्या पता कल को 1 साल हो जाए कि रिपोर्ट डिसीजन आ तो गया था बट पार्लियामेंट ने लॉ ही नहीं बनाया। तो जब वो आ जाएगा तो बेसिक बैकग्राउंड अपने को पता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, अभी एक और चीज़ है, जैसे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है वो हमने देख ही लिया था 6 ईयर्स और 65 ईयर्स के लिए, कि या तो आपका टेन्योर 6 ईयर्स है या फिर मैक्सिमम एज इज 65 ईयर्स। 6 ईयर से ध्यान रखेंगे क्योंकि इलेक्शन 5 साल के बाद होने थे, तो अगर एक ही टाइम पर आपने वो चुन लिए फिर उसने इलेक्शन भी करवा दिए तो अगली लोकसभा के टाइम पर अगला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा होगा, तो एक टाइम पीरियड सा दे दिया है कि इलेक्शन करवा कर दूसरा आप अपॉइंट कर लेना, वो अगले वाला कनेक्ट करवा लेंगे, है ना। तो ऐसे 6 साल का जो टेन्योर है वो थोड़ा सा एक सेफर साइड रखने के लिए रखा गया था कि एक ट्रांजिशन पीरियड में ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं और इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो वो सबको अवॉइड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड ए रोबोटिक स्कैवेंजर नेम्ड बंदीकूट to clean all its operational manholes in the entire state, putting an end to the practice of manual scavenging। जितने भी हमारे ये सूवर्स हैं, जितने भी हमारे सेप्टिक टैंक्स हैं, इनको साफ करने के लिए अगर ह्यूमंस उतर रहे हैं वहाँ पर तो दैट इज इलीगल, दैट इज इलीगल बाय लॉ, दैट इज अनएथिकल बाय मोरल्स। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्टेट ने अपने यहाँ पर पाए जाने वाले सारे जो मैनहोल्स हैं उनको सफाई करवाया है उनकी, बट थ्रू अ रोबोटिक मैकेनिज्म, क्योंकि ह्यूमंस अगर उसमें उतरेंगे तो उस पूरे सेप्टिक टैंक में ना बहुत सारी जहरीली गैस होती हैं, जो जहरीली गैस बॉडी के अंदर जाती हैं और इंसानों की जो डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी गई है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। तो ऐसा ना हो इसके लिए ही सरकार ने पहली बात तो इसको बैन किया हुआ है, इलीगल करार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ अगर इमरजेंसी केसेस में कुछ करने को होता है तो उसके लिए हम जो ह्यूमंस हैं उनको उतारते हैं फिर नीचे। तो ऐसा आपसे ना हो,
केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने ये सब जो है बंदीकूट नाम के जो रोबोटिक स्कैवेंजर्स हैं उनको अलाउ किया है काम करना, और पूरे स्टेट में जितने भी मैनहोल्स हैं उनको ये सफाई करेंगे थ्रू दिस मशीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे केरला इज द आंसर। नाम भी इंपॉर्टेंट है, बंदीकूट। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने नमस्ते स्कीम भी करी थी कि जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको आपने बढ़िया तरीके से स्किल्स प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अब होता क्या है ना कि थोड़ा बहुत जो भी लोग ये काम करते हैं तो उनके जो भी आगे जनरेशन है उनको भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो लोग ये काम कर रहे थे पिछले अभी कुछ टाइम में उनको आपने कुछ और स्किल्स सिखा दी, वही स्किल उन्होंने अपनी आगे जनरेशन को पास ऑन कर दी। तो एक स्किल्ड मैन पावर हम बनाएं, ना कि ये इस तरीके की चीज़ें जिसमें हम मशीन्स का भी इस्तेमाल बहुत इजीली कर सकते हैं। और पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, इसमें बोला है कि मैंडेटोरिली मशीनरी शुड बी यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स, अदरवाइज इट विल बी इलीगल। स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी ये सारी मैंडेटरी होगी फिर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज केरला। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैभव स्कीम। वैभव स्कीम है एक, वो बेसिकली क्या है कि आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोग जैसे बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि हम पीएचडी भी कर लें, है ना। तो हम लोग पीएचडी यहाँ पर कर लेते हैं, पूरा सीख सिखा लेते हैं सब कुछ यहीं पर, और हम लोग फिर काम करने के लिए जाते हैं और अलग देशों में। तो ऐसा ना हो, इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सरकार ने निकाला एक वैभव स्कीम, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि अगर पूरे वर्ल्ड में वो यूनिवर्सिटीज जिनका रैंक अंडर 500 है इन दिस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको हम लोग देंगे फेलोशिप कि वो इंडिया में आए और इंडिया में आकर करें रिसर्च, और जितने भी उनके आसपास के लोग हैं वो भी उनसे कुछ ना कुछ सीखे। तो काइंड ऑफ फेलोशिप स्कीम है जो कि वैभव के नाम से हम लोगों ने लॉन्च करी है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज यूनिवर्सिटीज जो कि 500 रैंक के अंडर आती हैं अंडर दिस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। ठीक है, ये साल में 1 महीने आए, ये साल में 2 महीने के लिए आए, रिसर्च करें यहाँ पर। जितने भी हमारे और NRIs हैं, हमारे जो लोग इंडियंस हैं सिटीजन्स, वो कहीं अगर और रहते हैं तो वो पढ़ने के लिए इंडिया में आए एक बार। तो उस सबको स्टार्ट करने के लिए जो ये वैभव स्कीम है ये शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट इज अ फेलोशिप स्कीम टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि अगर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं इंडिया की वो भी बढ़ती हैं, है ना। जैसे हम लोग यहाँ से जाकर किसी और कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बीइंग अ रिसर्चर, वैसे ही उल्टा फिर यहाँ पर भी होगा कि और किसी कंट्री के पर्सन्स आएंगे और इंडिया में आकर रिसर्च करेंगे तो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट की फेलोशिप स्कीम ही है ये एक। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, रिसर्चर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस फीचरिंग इन टॉप 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स विल बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप। ये ठीक बात है कि ऐसे हम हर किसी को नहीं बुला रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ फेमस हैं जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, अगर वही ही हमारे यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आएंगे तो फ़ायदा पहुँचेगा हमें। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। 500 की ही हम बात करेंगे। पूछा आप लोगों से क्या है करेक्ट, तो आंसर होगा आपका C, बोथ 1 and 2। और ये साल में 1 महीना, साल में 2 महीना आ सकते हैं, रिसर्च करेंगे अपना, और सरकार इन्हें पैसे देगी 3 साल के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सरकार से पैसे लिए हैं तो आप रिसर्च करते ही जा रहे हैं, कोई पब्लिकेशन ऑफ पेपर हो ही नहीं रहा है आपके यहाँ से, तो ऐसा नहीं होगा। 3 साल के लिए पैसे मिलेंगे 37 लाख। तब तक आपको रिसर्च करनी है इंडिया में, और इंडिया को कोई बढ़िया सी जो एक इनोवेशन है वो करके देनी है। चलिए, तो इन दोनों में दोनों बातें सही हैं, तो आंसर होगा आपका C, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA। नाम से क्लियर है कि एक ऐसी एजेंसी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करती है, उनको लोन देती है। ऑप्शन नंबर 1, इट हैज बीन ग्रांटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस। पहले इसको हम लोगों ने स्टेटस कुछ और दिया हुआ था, अब इसका जो स्टेटस है वो हम लोगों ने बढ़ा दिया है, इट हैज गेट प्रमोटेड। तो इसमें क्या है ना कि इसको बहुत ज़्यादा अब इन्वेस्टर बेस मिलेगा, लोग इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, फिर उन्हीं पैसों को आगे ये लोन दे पाएंगे आगे किसी और कंपनी को जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं।
तो अ काइंड ऑफ फंड मोबिलाइजेशन, एक इन्वेस्टर बेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये बात सही भी है कि इसका जो प्रमोशन है वो हो गया है एज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। सेकेंड, द स्टेटस इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए, नाम से पता लगता है कि पैसे का मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पैसे के मामले में स्टेटस देने के लिए जो लोन वगैरह से सारी चीज़ें कि इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा, लोन दिया जाएगा, तो लोन वगैरह के सारे काम कौन देखता है? ये देखते हैं आरबीआई। तो आरबीआई की तरफ से जो है ये स्टेटस दिया गया है। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। पूछा आप लोगों से करेक्ट है, तो आंसर होगा आपका A, 1 ओनली। अगर आप देखो इसमें कि पहले स्टेटस क्या मिला हुआ था इसे, तो इट वाज अर्लियर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आगे फिर ये लोन देंगे। उससे कहना कि बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था लोगों का कि लोन यहाँ से लें या इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अब स्टेटस अगर इम्प्रूव हो गया है तो सरकार की भी निगरानी बनी रहेगी इसके ऊपर, तो थोड़ा सा लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप होगा और इसके जो आप कह लो कि जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो भी इसके कस्टमर्स हैं थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, है ना। तो पहले क्या था, अब क्या है, किसने दिया है ये स्टेटस, ये है इम्पॉर्टेंट। और ऑल्सो इट इज ऑल्सो दी वन ऑफ दी मिनी रतन कैटेगरी अचीव्ड कंपनी। जैसे होता है ना नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न, तो उनमें से एक मिनी रत्न नाम की एक कैटेगरी है जिसमें हम पिछले सालों के प्रॉफिट्स को देखते हैं, पिछले सालों के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके आधार पर इनको स्टेटस जो है धीरे धीरे करके मतलब अपलिफ्ट कर दिया जाता है। अब ये मिनी रत्न है प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के तौर पर इसको हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है। आईरीडा है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निसार सैटेलाइट। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार कि हम क्या करेंगे, रेडार के थ्रू हम लोग धरती पर देखेंगे कि बेसिकली ऑब्जर्वेशन हमें करनी है कि लैंड मास किस तरीके से चेंज हो रहा है, आइस किस तरीके से मेल्ट हो रही है, सी का लेवल किस तरीके से राइज हो रहा है, हाउ पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरियाज बिकॉज ऑफ वेरियस इशूज। तो वो सब करने के लिए जो एक सैटेलाइट है वो बनाई गई है थ्रू नासा एंड इसरो। तो yes, it is the joint collaboration of NASA and ISRO. Option 1 is correct. Second, it is a low Earth orbit observatory. जिससे कोई चीज ऑब्जर्व अगर आपने करनी हो तो होता क्या है ना कि आप यहाँ पर हैं और आपने एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी लगाई है जो लो अर्थ ऑर्बिट में है, अराउंड कितना 300, 400 या फिर 500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, पूरा अर्थ के अराउंड से चक्कर लगाएगी वो। तो क्या है ना कि आपने बहुत सारी एरियाज को कवर करना है कि यहाँ क्या हो रहा है ये भी चाहिए मुझे, वहाँ क्या हो रहा है ये भी चाहिए मुझे। तो एक एक जगह को बार बार जो है वो पूरा ऐसे ऑर्बिट करती रहेगी और हर जगह पर क्या चल रहा है डेटा उसका कलेक्ट करती रहेगी। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही है क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है थोड़ा सा अगर आप पास रहकर करेंगे तो थोड़ा चीज़ों का ज़्यादा हमें आइडिया लग पाता है। अगर आप जैसे दूर हैं तो दूर में क्या होता है कि आपको सरफेस बहुत देखने को मिलेगा और एक ही टाइम पर आप मतलब बहुत सारे एरिया को कवर कर पाएंगे। बट जो ऑब्जर्वेशन की आप कह लो कि पिक्सल्स हैं या फिर जो क्लैरिटी है इमेजेस वगैरह की वो थोड़ी सी कम आती है बिकॉज ऑफ द मोर डिस्टेंस। इसीलिए ऑब्जर्वेशन की जनरली जो सैटेलाइट्स होती हैं वो आपको लो अर्थ ऑर्बिट में ही मिलती हैं और जो कम्युनिकेशन वाली होती हैं, नेविगेशन वाली होती हैं, वो आपको मिलती हैं यहाँ पर हाई अर्थ ऑर्बिट्स में। तो यस, इट इज एट द लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी। दोनों ही बातें सही हैं। पूछा आप लोगों से करेक्ट है तो आंसर होगा आपका सी, बोथ 1 and 2। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार इंपॉर्टेंट है और इसमें सारी चीज़ें वही है कि जो ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, वो सब चीज़ें हमने देख ली। अब न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नासा की तरफ से ही जो पूरा रेडार का एक सिस्टम है, सैटेलाइट है, ये बनकर इंडिया में आ गई है। अब इसको करना है हमें लॉन्च कब करेंगे, कैसे करेंगे, दोबारा न्यूज़ में रहेगा, दोबारा पढ़ लेंगे। अभी तक इतना ही न्यूज़ में रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लामा, LLAMA काइंड ऑफ वर्जन ऑफ ChatGPT इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ChatGPT हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसी एक पूरा वो पोर्टल है, कैसी एक वो ऐसी बेसिकली वेबसाइट है जहाँ पर आप चैट कर सकते हैं। बेसिकली हमने पूरा एक्सप्लेन किया उस चीज़ को कि व्हाट डू वी मीन बाय ChatGPT एंड व्हाट इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिसएडवांटेजेस।
वैसा ही एक वर्जन है लामा। जनरली क्या होता है कि एक तो आप नॉर्मली बात कर रहे हैं कि आज ये सब हुआ, कि ऑफिस में ये हुआ, स्कूल में मुझे किसी ने ये बोल दिया, कॉलेज में ये सब हो गया, तो वो तो आप बात कर रहे हैं, वो तो कन्वर्सेशन होगी बेसिकली, खाली टाइम में जो हम बेसिकली करते हैं। दूसरा होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है जो थोड़ी सी ऐसे ट्रिकी सी है, मुझे समझ में नहीं आ रही, आपने वो प्रॉब्लम लिखी उस पर, उसने बहुत सारे ऐसे आपको सॉल्यूशंस दिए कि इस प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ कन्वर्सेशन, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म। वो है आपका ये लामा, कि हम चैट नहीं कर रहे हैं, हम आपके काम की बात कर रहे हैं कि आपको अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है मैथ्स का, साइंस का एंड एक्सेट्रा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करके देंगे, है ना। तो ये किस कंपनी ने निकाला है? क्वेश्चन अब ये है, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नन ऑफ द अबव। द नेम ऑफ कंपनीज मेटा, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, कि ये ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्होंने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम तो बना ही रखा है, वहाँ लोग चैट कर ही लेंगे। काम की बात हम जो है यहाँ पर लोगों को बता देते थोड़ा सा, तो लोगों की जो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ाने में आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि उनका टाइम वेस्ट करवाने में। तो थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी के जैसा एक वर्जन है बट नॉट सिमिलर टू चैट जीपीटी। इट इज, लामा इज नॉट ए कन्वर्सेशन रोबोट। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म में बिलीव रखने वाला एक ये मैकेनिज्म है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। फुल फॉर्म है इसकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई। इसको हमने लामा ही क्यों लिखा था? क्योंकि अगर मैं ये लिखती तो उसका क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि उसके ऑप्शन में मेटा है, तो इसलिए फिर क्वेश्चन लामा की तरफ से बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हम इनमें पैसा डिपॉजिट कराते हैं, कुछ लोग डिपॉजिट कराते हैं, कुछ लोग लोन ले लेते हैं। ऐसे ही एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि बनाया गया था बाय कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग में सबने अपनी अपनी जो कैपिटल है वो प्रोवाइड कर दी, ताकि कोई भी पर्सन लोन लेने के लिए आए तो कम से कम पहला कैपिटल तो हो ना। ये कैपिटल आपने प्रोवाइड कर दी, अब आपने लोगों को या कंपनीज को या कंट्रीज को लोन देना शुरू किया। उनका जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो भी आपके रेवेन्यू में जुड़ता चला जाएगा और काइंड ऑफ मैकेनिज्म एक आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो वो जो बैंक है ये ब्रिक्स ने बनाई थी 2014 के आसपास। क्वेश्चन ये है कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं, पार्टनरशिप किन किन की है। ये 5 तो हैं, ये तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, है ना। तो वैसे ही जो बैंक है ना वो क्या काम करता है कि लोन देता है बाकी कंट्रीज को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और इंटरेस्ट रेट आता रहता है, इंटरेस्ट रेट इकट्ठा होता रहेगा। ऐसे ही बाकी और कंपनीज को फिर आप लोन देते रहेंगे, जैसे नॉर्मल एक बैंक का काम होता है। सेम काम वर्ल्ड बैंक भी करता है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका ब्रिक्स और 4 नेशंस के बीच है, 3 नेशंस के बीच है, लेकिन इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत सारा 190 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो हर कंट्री जो है वहां से लोन ले सकती है। तो क्वेश्चन अब ये है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। इजिप्ट है क्या? तो आंसर इज यस। सबसे जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो इजिप्ट ही है। ब्रिक्स तो देखो है ही है। सेकेंड यूएई, यस। बांग्लादेश, यस। एंड इंडिया, यस, ब्रिक्स में है ये इंडिया। तो चारों ही जो नेशंस हैं ये आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं। मेंबर्स होने में और उनसे लोन प्राप्त करने में फ़र्क है। लोन तो कोई भी ले सकता है, ये जो है ये हर कोई मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अलावा बांग्लादेश, जैसे इजिप्ट तो हो ही गया, बांग्लादेश हो गया, यूएई हो गया, और आपका उरुग्वे भी है एक। तो ब्रिक्स के अलावा टोटल और 4 कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज हैं। 9 से 9 से है, मतलब N से है 9 और N से है न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद कर लेंगे इसे। 5 तो पता ही है हमें कि है ब्रिक्स, और बाकी जो 4 हैं उसमें इजिप्ट इज द लेटेस्ट, इसके अलावा उरुग्वे सेकेंड लेटेस्ट, यूएई थर्ड लेटेस्ट और बांग्लादेश इज 4th लेटेस्ट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरस्वती सम्मान। नाम से क्लियर है, सरस्वती सम्मान है जो लोग पढ़े लिखे होंगे, लिखते बढ़िया होंगे, वो कुछ बोलते अच्छा होंगे, उसके रिगार्डिंग ये सम्मान है। ऑप्शन 1 क्या कहता है? इट इज गिवन टू नोटेड तमिल राइटर शिव शंकरी फॉर 2022।
तो यस, इनको मिला है ये अवार्ड फॉर हर बुक सूर्यवंशम। देखिए, सम्मान है बेसिकली ये, जिसमें लिटरेचर का एक कंपोनेंट है। आपको पता हो कि लिटरेचर में अगर आपने बढ़िया तरीके से किताब लिख दी है किसी भी लैंग्वेज में, हम आपको सम्मान देते हैं कि आपने इतने जो बड़े एरियाज में अपने व्यूज़ को पहुंचाया जिससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। एंड सेकेंड, इट इज़ गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। तो के बिरला फाउंडेशन ही व्यास सम्मान भी देता है ये अवार्ड में, और सरस्वती सम्मान भी देता है। जिसको सरस्वती सम्मान मिलता है उसको मिलते हैं 15 लाख, जिसको व्यास सम्मान मिलता है उसे मिलते हैं 4 लाख। तो प्राइज की जो मनी है वो भी कई बार क्वेश्चंस में आ जाती है, तो पता हो कि कौन सा टॉपर अवार्ड है। सरस्वती इज टॉप, व्यास इज शॉर्ट। तो दोनों बातें इसकी सही है। वैसे पूछा आप लोगों से क्या है करेक्ट, तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2 आप कह ले शिव शंकरी हैं फॉर हर बुक सूर्यवंशम। 15 लाख का प्राइज है, गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन, हर साल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज रिसीव्ड व्यास सम्मान? Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.